अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टेट क्राफ्ट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इस वीडियो को जब तक आप लोग प्रॉपरली सुनेंगे नहीं टिल द एंड, तब तक आपको वॉर डायनामिक्स एंड जो जिसे कहते हैं ना कि रियल लेवल पे एक कंट्री की कैपेबिलिटीज़ एंड वीकनेसेस एंड किस तरीके से थ्रू आउट 2 और 3 कंट्रीज जिस तरह से वॉर इवॉल्व करती है, इसके बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं होगी। एंड किस तरह से पॉलिटिशियंस जो हैं वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे होते हैं एंड सिग्नल्स किस तरह से दिए जाते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बालाकोट स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि मैं इम्पार्शियल तरीके से चलूं बिकॉज अगर हम इम्पार्शली चीज़ों को डाइसेक्ट ना करें तो होता ये है कि गलत नैरेटिव्स जो हैं उस पर बिल्ड अपॉन होते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं एंड विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आपके सही रिजल्ट्स भी आपको वो खुशी नहीं देते जो होनी चाहिए। Before diving into Balakot and Pulwama and Operation Swift, let's talk about deterrence कि deterrence किसे कहते हैं। ये टर्म बहुत यूज होता है कि हम अपनी deterrence दिखाएंगे और हम deterrence को बैलेंस करेंगे और हम आपसे deter नहीं हुए and stuff like that. Deterrence का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ आएगा आपको कि अगर आप एग्जांपल लें दो विलेजर्स की, दो गांव वालों की जिनका किसी जमीन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आपस में तनाज़े हो या इशू हो। दोनों के पास 10-10 बंदे हैं, दोनों के पास असलहा है, मतलब वेपन्स हैं, और दोनों आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो आपस में बात करते हैं, लेकिन एक आर्म्ड ग्रुप बहुत तेज आता है, बड़ी जोर से बातें करता है, दूसरा आर्म्ड ग्रुप थोड़ा ठंडा होता है। जब ये सिचुएशन होती है तो इसका मतलब है कि जो आर्म्ड ग्रुप थोड़ा ठंडा है या थोड़ा वीक है, वो या वीकनेस शो कर रहा है, या तो दे हैव टू लूज समथिंग, जो जो लूज करने के लिए उनके पास चीज़ है वो बहुत वैल्यूएबल है, या जो मुखालिफ जो ओपोनेंट आपका बैठा हुआ है, जो बहुत तेज तेज चढ़ चढ़ के आपके ऊपर आ रहा है, उसके पास कोई एक ऐसा ट्रम्प कार्ड या चिप है जिसकी वजह से ये दूसरा जो फर्स्ट गाय है जो थोड़ा डर रहा था वो डर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो डिटर हो चुका है। तो जो ओपोनेंट होगा वी कैन से कि उसके पास 10 बंदे हैं और 10 क्लाशनकोव्स हैं, जो जो दूसरा जो है, जो वीक साइड है, उनके पास 10 डंडे पड़े हुए हैं, तो वो ऑफ कोर्स डिटर हो गए कि यार आगे हम डंडे लेके जाएंगे तो सिर्फ फुल ऑन गोलियां चल जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली इन वेरी लेमैन टर्म्स कि डिटरेंस किसको कहते हैं। अब जब दो दुश्मन मुल्कों की आपस में जंग होती है, या जंग ना भी हो, पीस टाइम भी हो, लेकिन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, तो वो आपस में डिटरेंस की गेम्स चलती हैं। अगर आप सोवियत यूनियन को देख लें, द मोमेंट यूएस ने 1945 था कि 44 था, जब हिरोशिमा नागासाकी की उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट या बॉम्ब्स गिरा के रियल लोगों पे टेस्ट मारा, तो उस टाइम पे चाइना जो जापान था, जापान वाज इंपीरियल जापान, और जापान ऑलरेडी आपके साउथ ईस्ट एशिया और इस तमाम जो डिफरेंट मुल्क हैं, चाइना भी इनके पास, थाईलैंड, बैंकॉक, जाते जाएं आप मलेशिया तक, फिर पर्ल हार्बर वो कर चुके थे। दे वर नॉट गेटिंग डिटर्ड बाय एनीथिंग। उनके साथ यूएस जंग में कूद पड़ा था, यूएस वाज ट्राइंग टू स्टे आउट ऑफ द वॉर, लेकिन जापान बहुत अग्रेसिव चला गया था। जापान डिटर कब हुआ? जापान डिटर तब हुआ जब उनके ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए। जापानीज न्यू राइट देन कि यार अगर ये चीज बढ़ गई वी विल बी अनाहिलेटेड, सो उन्होंने अपने असला रख दिया एंड दे सरेंडर्ड, which meant कि they are now deterred. This is how deterrence works in international, like जिसे कहते हैं ना, proper country to country जो फाइट्स होती हैं, बैटल्स होती हैं, वॉर्स होती हैं उसमें। फिर ये तो आपको मैंने वॉर टाइम की एग्जांपल दे दी। अब पीस टाइम में डिटरेंस किस तरह से चलती है? पीस टाइम में डिटरेंस इस तरह से चलती है, आपने कुछ बनाया, मैंने वो चीज़ बनाई, आपने जो चीज़ बनाई अगर मैं वो नहीं बना सका उसका तोड़ मैं लेके आ गया। तो अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बन चुकी थी, स्टालिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में था। इन स्टालिन के बाद अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन जो थी वो थ्रू आउट 90s तक चलती रही, बट दे इंस्टेंटली वेंट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज दे न्यू कि जो अमेरिका के पास है अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो वी विल बी डिटर्ड, एंड थ्रू आउट हम लोगों के जो भी इंटरेस्ट हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो हमने दूसरी पार्टी को ये शो करना है कि भाई इफ यू कैन गिव मी अ पंच आई कैन पंच यू बैक। सेम इज द केस इन पाकिस्तान एंड इंडिया। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास 80s में आ गई थी बट इंडिया के पास इससे पहले थी। ज़ियाउल हक ने जब कहा था कि यार हम लोग मतलब उसके इंटरव्यूज भी मैंने देखे, उसने ओपनली बोला था कि वी ऑल्सो हैव दिस कोवर्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड वी आर नॉट डिटर्ड, विच मीन्स कि जब तक हमारे पास नहीं थी तब तक भुट्टो की वो बात कि जी हमको हम घास खाएगी और लेकिन ये बम बनाएगी, वो चीज़ चल रही थी। वी वर डिटर्ड बैक देन बट वंस वी गॉट द एबिलिटी वी वर नॉट डिटर्ड। फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, इंडिया ने पृथ्वी उनके ऊपर काम शुरू किया हुआ था। दे बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश भी की कि यार ये चीज़ आगे ना जाए, लेकिन इंडिया सिंपली डिनाइड कि नहीं ये तो जाएगी। और इवन दो इंडियंस केप्ट ऑन सेइंग कि हमारा प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी है, लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग 62 की वॉर के बाद चाइना के साथ कोई वॉर नहीं हुई। और जितना भी मीडिया का जो आप देखें पिछले 20-25 सालों से जो मैं इंडियन मीडिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी जितनी मूवीज हो गई या जितना उनके एंकर्स हो गए या जितने भी उनके जनरल बख्शी टाइप पॉलिटिशियंस हो गए या जो गौरव आर्या उठ के आ गया, ये जितने भी हैं they are always talking about Pakistan because Indians only try to bully a smaller nation. So ये सॉरी इम्पार्शियल बात टॉपिक था लेकिन पार्शियल बात मैंने कर दी, आई एम सॉरी। तो ये एक चीज थी कि कहते तो वो थे कि हम चाइना के लिए कर रहे हैं लेकिन बेसिकली पाकिस्तान वाज आल्सो लाइक मेन फोकस पाकिस्तान था। अब जब इंडिया ने पृथ्वी का काम शुरू किया उस तरफ उस वक्त पाकिस्तान ने हतफ पे काम शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान हतफ हतफ सीरीज को ले आया। अब रिगार्डलेस इंडियंस जो भी एनालिस्ट्स हैं या जो भी पेट्रियट्स हैं वो ये कहें कि पाकिस्तान ने चोरी किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चोर था, दिस एंड दैट। भाई ये आपका नैरेटिव है, दिस इज व्हाट यू थिंक। फॉर अ मिलिट्री मैन समवन सिटिंग इन हायर अप इन योर कमांड ही डजंट केयर कि पाकिस्तान ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कहाँ से लेके आया। व्हाट दे केयर इज कि पाकिस्तान के पास एक कैपेबिलिटी मौजूद है जो कि वो एनी टाइम वॉर सिनारियो में इंटर कर सकता है। इट्स अ कार्ड दैट वी कैन प्ले। सो फॉर अ रैशनल मिलिट्री का बंदा दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि जी ये चीज़ इनके पास मौजूद है। अब फास्ट फॉरवर्ड करें 98 97 96 इस पीरियड में आ जाए। 98 में जब हमने आप लोगों ने टेस्ट्स किए तो पाकिस्तान ने आपसे एक टेस्ट ज्यादा किया जस्ट टू शो कि जी हम लोग ये कर सकते हैं। पूरी दुनिया ने, क्लिंटन ने उठ के कहा, ये जो कहते हैं ना अमेरिका आपकी रिजीम्स चेंज कर देता है, बिल्कुल कर देता है। अमेरिका ऐसी गेम्स डिप्लॉय करता है कि रिजीम्स खुद ब खुद टॉपल हो जाती है। लेकिन अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, क्लिंटन ने बड़े पैकेजेस का वादा किया नवाज शरीफ को, बट द मिलिट्री वेंट ऑन, दे सेड नो हमने करना है अदरवाइज ये बैलेंस ऑफ पावर खराब हो जाएगा। सो वी ऑल्सो वेंट फॉर द टेस्ट और एक ज्यादा करके दिखाया है कि हमारे पास सिर्फ टिट फॉर टैट नहीं, वी कैन डू मोर देन दैट। जिससे ये पता चल गया कि नाउ द इंडियन न्यूक्लियर चिप हैज बीन डिटर्ड। इससे हट के अब आप कुछ करें, बिकॉज अगर आप न्यूक्लियर करेंगे तो हम भी न्यूक्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक इट डजंट रियली मैटर। जब मुल्क की सालमियत पे या आपकी जो कंट्री है वो इस लेवल पे वॉर में पहुंच जाए, जब एक चीज काम ना कर रही हो तो फिर न्यूक्लियर ऑप्शन ऑलवेज बिकम्स द फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं कि जी कन्वेंशनल वॉर क्या होती है, सब कन्वेंशनल वॉर क्या होती है, टर्म्स हम यूज करते हैं। यूजुअली मेन स्ट्रीम जो हमारा जो डिफेंस की जो भी बातें होती हैं उसमें जो मेन स्ट्रीम दो कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर अ कंट्री दैट हैज न्यूक्लियर वेपन्स, इट्स कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड स्ट्रेटेजिक लेवल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब है कि जो पुराने तरीके हैं, लाइक फौजी जाते हैं, कमांडोज होते हैं, एयरफोर्स होती है, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स, नेवी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो प्रॉपर वॉर थिएटर है इसको जी हम कहते होते हैं कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर है।
एंड जो स्ट्रेटेजिक लेवल वॉरफेयर है उसके अंदर आ जाते हैं आपके न्यूक्लियर एसेट्स, आपके लॉन्ग रेंज आईसीबीएम्स, क्रूज मिसाइल्स, जितना भी इस किस्म की आपके वेपन्स जो कि मास लेवल पे टाइड ऑफ वॉर बदल सकते हैं, दोज वेपन्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक वेपन्स. एंड सो उस तरह की वॉर जो होती है वो स्ट्रेटेजिक वॉर होती है. एंड अनफॉर्चुनेटली इस तरह की वॉर होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इवन इफ देयर इज स्लाइटली, लाइक जिसे कहते हैं ना, एक छोटी मोटी सी हल्की फुल्की सी भी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हो जाए, रिगार्डलेस पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि जी हमारे बम बड़े मजबूत हैं, और इंडियन कहते हैं हमारे बम भी बड़े मजबूत हैं. पॉइंट इज कि अगर दो बम भी फट जाए, हिरोशिमा नागासाकी लोगों से भूल जाएगा. इतने स्ट्रांग वेपन्स दोनों मुल्क बना के बैठे हुए हैं, और जितना भी हमारा स्टॉक पाइल है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर हम दोनों मुल्क एक दूसरे को खत्म भी कर दें, ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी कि सूरज निकलना, मतलब सूरज निकल रहा होगा लेकिन इतना स्मोक, इतना गंद कि शायद पूरी दुनिया में एक ड्राउट सा आ जाए, फूड सप्लाई दुनिया की खराब हो जाए, एंड एनवायरनमेंट एंड रेडिएशन एंड एसिड रेन्स, और ये जो कुछ होगा वो उसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता. सो जो भी बंदा बोले कि पाकिस्तान ऐसा, इंडियंस ऐसे, भाईजान बात ये है कि अगर जंग हुई, खुदा ना करे इस तरफ गई ना, तो फिर हम तो बचेंगे नहीं, बचेंगे बाकी मुल्क भी नहीं बचेंगे. दैट्स द ओनली रीजन. जब इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन हाई होती हैं, तो दोनों मुल्कों की तरफ अमेरिका, रशिया, चाइना, सबके जी फोन्स भी शुरू हो जाते हैं और मीडिएटर्स भी पहुंच जाते हैं, बिकॉज दे नो कि इन दोनों को एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही नफरत है, और ये इन दोनों की जंग में दुनिया खराब हो सकती है. सो स्ट्रेटेजिक लेवल वॉरफेयर थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर दिया. अब कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया ऑलवेज हैड एन एज. इट स्टिल हैज दैट एज. द एज इज अबाउट देयर नंबर्स. उनका नंबर बहुत ज्यादा है. मतलब 7 लाख तो सिर्फ उन्होंने कश्मीर में बैठाए हुए. इस चीज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने नंबर वन ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा किया. वी हैव नियरली हाफ द आर्मी, 6 लाख, 6.5 लाख. फिर जो रिजर्व्स हैं उनको छोड़ दें, सिर्फ एक्टिव मिलिट्री की बात करें तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इसके अराउंड वो नंबर चलता रहता है. पाकिस्तान ने एक और तरफ भी काम किया, एंड दैट्स कॉल्ड दी सब कन्वेंशनल वॉरफेयर. प्रॉक्सी वॉर के हम मास्टर्स रहे हैं. हमने अफगानिस्तान में डिफरेंट प्रॉक्सीज को सपोर्ट भी किया थ्रू आउट द हिस्ट्री, एंड उनको इतना इनेबल भी करने में कोशिश की है. वी वोंट से कि जी हमने बनाया, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट तालिबान राइट नाउ, दे डोंट लाइक वर्शिप पाकिस्तान और समथिंग. वो रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है, और अपनी फॉरेन पॉलिसी, जिसको हम लोग जिसे कहते हैं ना कि हम उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. तो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान के पास जो एज है वो टूल है जो कि उन्होंने 1948 में हमने यूज़ किया था, एंड दैट्स द पश्तून बेल्ट. जिस बेल्ट में मैं बैठा हूँ, जिसका मैं रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, हम लोग बेसिकली एक एसेट के तौर पे आ जाते हैं फॉर मिलिट्री, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, देन हम इंटरनल रिफ्ट्स को नहीं देखते, देन वी स्टैंड अप. एंड आई डोंट नो कि जी बाकी पाकिस्तान में या बाकी इंडिया में क्या कल्चर है, लेकिन मैं, आई हैव अ मैक मिनी जिसमें मैं बैठा हुआ ये सब कुछ बना रहा हूँ, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री, बट आई ऑल्सो एम वेरी फेमिलियर कि किस तरीके से मैं एक AK-47 को विद इन अ मिनट आपको डिसअसेंबल करके आपके सामने रख दूं. मैं बरेटा बाएं हाथ का काम है. टोकरैफ TT-30 जो है, दीज बोर, हम पठानों की फेवरेट फेवरेट गन है, उसको भी डिसअसेंबल करना, और उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स जिसको देखने के लिए मुझे प्रॉपर उसके स्कीमेटिक डायग्राम्स डाउनलोड करने पड़े थे. सो आई एम अ रेगुलर पर्सन, और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब दोस्तों के पास, मतलब जितनों को भी मैं जानता हूँ, KP के अंदर अगर आप आ जाए, हर घर में लाइसेंस पिस्टल्स वेपन्स पड़ी हुई हैं. एंड फिर ओल्ड ट्राइबल साइड पे आप चले जाएं तो ऐसी ऐसी गन्स है कि आप ना पूछें. सो ये जो एक पूरी बेल्ट है जो हम लोग M4 लोकली बनाते हैं, हम लोग ग्लॉक्स बनाते हैं, दिस इज लाइक दिस रन्स इन आवर ब्लड, क्योंकि हम शौकीन हैं इन चीज़ों के. वी आर, यू कैन से वी आर लाइक द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, तो ना बोले, दैट तो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, बट लाइक जैसा टेक्सास नहीं है US में, टेक्सास के अंदर जो लोग हैं, हमारी एग्जांपल उन लोगों से मिलती जुलती है. सो वी, द पश्तून बेल्ट, द बलोच बेल्ट, द ट्राइबल बेल्ट्स, दे फिल अप दोज नंबर्स, जो कि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर के थ्रू कन्वेंशनल को असिस्ट करके पाकिस्तान नंबर्स गेम में तो आ जाता है.
बट दैट्स नॉट स्ट्रैटेजी जिसको आप कहें कि जी मिलिट्री परस्यू करती है या करेगी, बट दे हैव दिस ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल, दैट ऑप्शन इज देयर। मिलिट्री ने अपनी कैपेबिलिटी स्मार्ट तरीके से ऊपर लेके गए हैं। वी पाकिस्तानीज हैव क्लियर वर्टिकल्स, एंड अब जो बातें मैं करूंगा, ये बातें मेरी, मैंने खुद अगर किसी पाकिस्तानी के मुंह से सुनी हो तो जिसे कहें कि मैं, आई विल बी लाइक, बंदा क्या ठीक है, नॉर्मल है, बट आई विल बी डिलाइटेड, एंड आई वाज डिलाइटेड बिकॉज ये बातें मुझे एक इंडियन वीडियो मैंने देखी थी प्रवीण स्वाने की। मैं अगेन उसका नाम भी, अब उसका लिंक मेंशन करूं कि ना करूं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, व्हाई पाकिस्तान इज नॉट अ वॉक ओवर, बाय प्रवीण स्वाने, एडिटर ऑफ द फोर्स मैगजीन जो कि इंडिया का है। ये बात उन्होंने बताई थी कि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान काफ़ी आगे जा चुका है, एंड पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो एज कम्पेयर टू इंडिया, ट्रांजिशनिंग बड़ी इजी है। पाकिस्तान इज बेसिकली हमारे तीन डिफरेंट, आप कह सकते हैं, द टर्म ही यूज वाज वर्टिकल्स, मैं तीन चीज़ों को कहूँगा, तीन डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे आता है। एक जो हमारा जो वर्टिकल है या जो डिपार्टमेंट है, दैट्स मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसका डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का नाम भी लिया जाता है, डायरेक्टर जनरल साहब उसके होते हैं अपने, वो भी रिपोर्ट करते हैं अगेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तीसरा हमारा वर्टिकल आता है वो जी इंटेलिजेंस का हो जाता है, जिसके अंदर आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई, ये सब अगेन दे रिपोर्ट टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो the person who handles the button, the nuclear button, is not a civilian prime minister who gets changed after every 3 years, 4 years, 5 years. 5 years तो खैर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में होता है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट्स नहीं, because civilians they don't know the war dynamics, they don't have that institutional memory, उनको ये सारी चीज़ों का नहीं पता होता। जो उनको पता होता है वो मोस्टली पॉलिटिकल माइलस्टोन्स, पॉलिटिकल हैपनिंग्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, उनके बारे में उनको पता होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वॉर, पाकिस्तान आर्मी को बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से छोड़ा गया है कि आप खुद से सब कुछ करें। लाइक व्हेन वी से the deck is yours, go win a war for us. Then army takes over the whole war scenario. And why is this is important? This is very important because जब आर्मी के पास फ्री हैंड होता है वो फिर बहुत विशियस होकर लड़ती है। जब आर्मी में इंटरफेरेंस की जाती है, मिलिट्री के अंदर जब आप इंटरफेरेंस करते, तो सद्दाम हुसैन एंड इराक ईरान वॉर हो जाती है, जहाँ पे इराक की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने के बावजूद, ड्यू टू हिज वो नहीं होता इंटरफेरेंस, कांस्टेंट इंटरफेरेंस, कि उसने सूट चढ़ा लिया, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन लिया, इतनी केपेबल मिलिट्री, इतनी ज़्यादा सपोर्ट, पूरा वेस्ट उसके साथ खड़ा था, उसके बावजूद ही couldn't win a war against ईरान, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लैग कर रहा था, काफ़ी उनकी पाबंदियाँ थी रेवोल्यूशन आने के बाद से। सो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, और वो स्टेटस मिलने के पीछे जो वजूहात हैं वो वेरी नॉर्मल है। मिलिट्री शुड नॉट बी पोलिटिसाइज्ड, देयर स्टेक होल्डर, बट उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस तरह से मिलिट्री मोरल ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि कंपेयर टू दिस, इन तो अच्छा, कंपेयर करने से पहले ये जो तीन मैंने डिपार्टमेंट्स आपको बताए, इसका फ़ायदा क्या है? वन मैन is looking at a department that's running the show in case of war. मिलिट्री ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट एंड इंटेलिजेंस को ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है। इंटेलिजेंस वाले की वैल्यू, टारगेट्स, देयर मूवमेंट्स, देयर नेक्स्ट प्लान्स ऑफ द एनिमी, वो ला ला के रख रहे होंगे टेबल पे। व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, हाउ शुड वी गो। जो आपका मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑप्स, वो जो है बेसिकली जंग भी कर रहा होगा थ्रू आउट द बॉर्डर, उसमें उनकी दिल भी कनेक्टेड टू द एयर हेडक्वार्टर्स, टू द नेवल हेडक्वार्टर्स, एंड थ्रू आउट एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह ये प्रॉपर जंग जारी होगी, कन्वेंशनल वॉरफेयर। बट इन केस ऑफ लाइक, इफ द नीड इज देयर फॉर अ न्यूक्लियर ट्रांजिशन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो कि सबसे पहले जिसका नाम लिया था, दैट्स ऑल्सो देयर। वो भी वॉर को देख रहे होंगे कि वॉर किस तरफ जा रही है, किस सेक्टर में क्या हिसाब किताब है, क्या हमने लूज किया है, कहाँ क्या हमने गेन किया है।
बिकॉज इन वॉर इट इस तरह नहीं चलता कि जी मैं अपनी बाउंड्री पे खड़ा हूँ, लो तू एक एक इंच लेके दिखाओ। भाई मैं अपनी बाउंड्री पे खड़ा हूँ, मुझे पता है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, उस जगह पे कोई कवर नहीं है, इस जगह पे कोई इश्यूज हैं। आई ऑफ कोर्स ईदर ट्राई टू गो अहेड और आगे कुछ पकड़ूं, या मैं पीछे जाऊंगा, बिकॉज फॉर मी माई सर्वाइवल and for me the survival of my battalion and platoon is more important than these petty lines for the in war time it's just lines। तो इसी वजह से वॉर में देखें तो जब रेजोल्यूशन की जाती है तो गिव एंड टेक किया जाता है। हमने आपकी इतना एरिया पकड़ा, आपने हमारा इतना एरिया पकड़ा, बिकॉज उस वक्त जो जंग होती है उसमें लाइंस से ज्यादा सर्वाइवल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं बचूंगा आज, तभी मैं शाम को जाके दुश्मन पे हमला करूंगा, बजाय इसके कि मैं एक लाइन के ऊपर खड़ा होकर मर जाऊं कि भाई यार ये इस लाइन को कोई क्रॉस ना कर सके। बाज जगहों पे दीज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाज जगहों पे दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर, ताकि हम अपनी जंग को कंटिन्यू कर सकें। सो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन पाकिस्तान में, दे कैन टेल कि यार दिस इज द टाइम टू गो फॉर अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। वो अब टैक्टिकल न्यूक है, नॉन टैक्टिकल न्यूक है, फुल स्केल न्यूक्लियर स्पेक्ट्रम है, जो भी जिस तरह भी जाते हैं। So the control is with just one man, and उसके अंदर as I said कि किसी भी political leader का कोई काम नहीं होता। As compared to that, when you go to India, the control is with whom? The Prime Minister. A Prime Minister is an office जो हर 5 साल बाद change हो जाता है। Prime Minister is someone who doesn't know कि जी when is the right time, and जब Prime Minister के पास चला गया, उसके बाद देखें तो उसमें जो मेरे पास अब इस वक्त गूगल पे जो चीज़ लिखी हुई आ रही है, आई जस्ट सर्च हु कंट्रोल्स द न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया, तो बड़ा बड़ा लिखा है द प्राइम मिनिस्टर। और एक और चीज़ जो इसके अंदर है जो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक है, दैट्स specifically the prime minister controls the nuclear arsenal, but that there are alternate chains of commands for retaliatory nuclear strikes in all eventualities। अब ये जब अल्टरनेट चेन्स ऑफ कमांड की बात जा रही है ना, तो एक अल्टीमेट बंदा जिसके पास जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आगे फिर चेन ऑफ कमांड से पूछेगा भाई आप क्या कहते हो, भाई आप क्या कहते हो। एंड उसका न्यूक्लियर, उसकी बेसिकली मिलिट्री माइंडसेट है ही नहीं, चाहे वो आपने आरएसएस से ट्रेन करके ला के बैठाया हो, उसका मिलिट्री माइंडसेट नहीं है। सो वेन एवर अ कंट्री हैज टू गो न्यूक्लियर, the person who should have the key and the final say should be someone who has the resolve, a training of a soldier. They can go nuclear. But if you have civilians who have no military background, they'll try to go to parliament, they'll try to go to some other bodies, they'll talk to, politicians cannot win wars. They don't, जो political resolve की बात करते हैं, that's all crap. There is no political resolve. मैं इस पे believe नहीं करता। Politicians are not leaders. Politicians are just the dirty fish in the pond. They create all the trouble and mess. सो ये एक प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई नहीं की, ये एक प्रॉब्लम प्रवीण स्वाने ने आइडेंटिफाई की, हु इज अगेन एक इंडियन मिलिट्री मैन जो 40 साल से इस काम में है, एनालिसिस में, एंड ही इज आल्सो एन एक्स मिलिट्री ऑफिशियल। सो पाकिस्तान एज कंपेयर टू इंडिया, उनके बड़े क्लियर वर्टिकल डिफाइंड वर्टिकल्स हैं, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फुल अथॉरिटी है कि भाई जब भी आप जाओ न्यूक्लियर तो आप जा सकते हो। फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, हम इस पे बिलीव ही नहीं करते। इफ वी सी कि वी आर लूजिंग वॉर एंड आगे से फॉर एग्जांपल एक जगह पे किसी एक सेक्टर में 5,000 या 5,000 तो खैर बहुत बड़ा नंबर मैंने कर लिया, सपोजली 1,000 टैंक्स आ गए, एंड हमारे टैंक्स वहां पे पहुंचना, टाइम पे पहुंचाना इज नॉट पॉसिबल। एयर स्ट्राइक्स आर नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल सारी S-400 की बैटरीज भी वहां पे लगा दी, 4 बैटरीज इंटेलिजेंस कैरियर वहां पे है। तो अगर हम एयरफोर्स नहीं ले जा सकते, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते अपनी एयरफोर्स को वहां पे ले जाने का, एंड वो जगह बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रही है, तो देयर इज दिस वन ऑप्शन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो कि छोटे से न्यूक्लियर बॉम्ब्स है जिसको हम लोग फर्स्ट स्ट्राइक में यूज कर सकते हैं, बट अगेन विल मेक श्योर कि हम अपनी टेरिटरी के अंदर करें। तो दिस इज हाउ द होल वॉर थिंग वर्क्स। अब इसमें किस चीज़ से आप बिलीफ मतलब आप अग्री करते हैं नहीं अग्री करते, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये कहना कि जी आप जी चाइना से लेते हो एंड स्टफ, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि द थिंग्स आर देयर, द वेपन्स आर देयर, एंड
even if they are like 50% as effective as Indians, doesn't matter. What matters is that they are under the control of an organization that's the only stable and extremely professional organization in Pakistan. मतलब मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के पास वो वेपन्स मौजूद है कि अगर वो 50% भी इफेक्टिव हों, वो ऐसे लोग हैं, इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि वो जब जब उनको लगेगी नीड, वो बिल्कुल दे विल गो अकॉर्डिंग टू बुक्स, जिस तरह बुक में लिखा है उस तरह ही एक्ट करेंगे। अब बात करते हैं पुलवामा की। पुलवामा हुआ और यहाँ से लेसन स्टार्ट हो जाता है जो कि इंडियन मिलिट्री ने लिया था, जो कि इंडिया की प्लानिंग डिविजन्स कह दें या प्लानिंग सर्कल्स कह दें, पीपल हाई अप इन द अथॉरिटी, उन्होंने भी लिया था। और वो ये मैसेज था कि जब इमरान इमरान खान ने बोला टीवी पे आके कि विल हेल्प यू, अगर आपको लगता है पाकिस्तान की स्टेट लेवल पे या सब कन्वेंशनल लेवल पे किसी भी लेवल पे हम लोगों ने इस अटैक को फैसिलिटेट किया, आप आए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, और अगर आप हमें सबूत प्रोवाइड करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। बट अगर आप ऐसे ही उठ के आके हमला करेंगे तो फिर हम भी आपके ऊपर हमला करेंगे, विच वॉज बेसिकली अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि यार पाकिस्तान आपकी धमकियों से डिटर नहीं हो रहा, तो कुछ तो है ना पाकिस्तान के पास, क्यों डिटर नहीं हो रहा। चलें, नहीं उस चीज को आप लोगों ने घास डाली, आप लोग काफी दिन वेट करते रहे। फिर रात में व्हाट हैपेंड इसके इंडियंस ने तीन चार टेरिट जिसे कहते हैं ना सेक्टर्स, जिसको हम डिफाइन करते हैं, तीन चार डिफरेंट सेक्टर्स से उन्होंने कंफ्यूज करके नॉर्थ साइड पे आए। तो एयरफोर्स थ्रू आउट इंगेज हो गई, एंड जब वो नॉर्दर्न साइड पे आए, ये खुद मतलब काफ़ी मैंने इंडियन एनालिस्ट को सुना है, उन्होंने इसराइली ओरिजिन के जीपीएस गाइडेड स्पाइस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। अब जो स्पाइस बॉम्ब्स हैं, इनको अगर मैं देखूं सो दे डोंट लुक लाइक अ स्टैंड ऑफ वेपन टू मी। है तो सही वो स्टैंड ऑफ वेपन, उनकी रेंज सब कुछ है, लेकिन दे वर नॉट प्रॉपरली यूज्ड एज आई वुड से। मतलब ये एक बॉम्ब की तरह है, लेकिन मुझे इसमें कोई खास, मतलब कहते हैं ना कि वो ग्लाइडिंग का वो एलिमेंट ऑन द फर्स्ट ग्लांस देख के नजर नहीं आता, लेकिन दे वर यूज्ड, और वो यूज हुए बाय इंडियंस। एंड कोई महीना डेढ़ महीना पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू साहब भी चक्कर लगा के गए थे इंडिया का। सो हमें ऑलरेडी समझ आ चुकी थी कि कोई कहानी पक रही है, बिकॉज हमारी भी इंटेलिजेंस काफ़ी एक्टिवेटेड थी उन दिनों में। सो बॉर्डर से ही इनको लॉन्च किया गया, 60 किलोमीटर बॉर्डर से इस तरफ केपी के अंदर, मेरे जिस प्रोविंस में मैं बैठा हूँ इधर बालाकोट में आके ये गिरे। अच्छा, जब बालाकोट में आके ये गिरे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि एक्चुअल लॉस ऑफ लाइफ हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट मैटर्स इज नेक्स्ट डे टीवी पे क्या हुआ। टीवी पे कहा कि जी अंदर घुस के मारा। किधर से घुसे आपने, तो एयरफोर्स ने तो कोशिश की कि वो ना अंदर आए, बल्कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर से वो हिट करें। दूसरी चीज, मैं टीवी देख रहा था, 100 बंदे मर गए, 200 बंदे मर गए, 300 बंदे मर गए, पता नहीं करते 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 पूरा कश्मीरी मार दिया, पूरा बालाकोट मार दिया, पूरा केपी मार दिया। वो मैंने कॉल मिलाई एबटाबाद, बिकॉज मेरे इन लॉज आर फ्रॉम एबटाबाद। मैंने कहा जानी ये आगे मालूमात करो बालाकोट में कि दोस्त मोस्त तो हुआ क्या है। हमें यही न्यूज़ आ रही है कि यार पहाड़ों में गिरे, और एक घर के ऊपर से घर था कि कोई छोटी सी कोई कोई एक बिल्डिंग सी थी, उसमें गिरा, लेकिन कोई ह्यूमन लॉस हुआ नहीं है। और हम खुद सोच रहे हैं कि यार ये टीवी पे चल क्या रहा है, इंडियंस बोल क्या रहे हैं। तो पागलों की तरह का एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था यहाँ पे। हम कंफ्यूज थे कि ये कौन लोग मरे, किधर मरे, और वहां पे जी मरे गए हो, मरे गए हो, मरे गए। और एंड में पता चला कि एक भी ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान ने मतलब नेक्स्ट डे तक असेस किया, सुबह तक जर्नलिस्ट आ चुके थे, स्ट्राइक्स रात को हुई थी, सुबह के टाइम पे फौरन मीडिया के लिए भी जगह खुल चुकी थी। आ, दरख्त टूटे कि कौवे मरे, मटेरियल उसको छोड़े। अब गेम क्या स्टार्ट होती है, अब स्टार्ट होती है गेम की जी, असेस कर रहे हैं कि कितने बॉम्ब्स थे। 4 बॉम्ब्स थे, वो कहते 5 थे। हमने कहा कि भाई 4 थे, एक शायद कहीं अपने एरिया में फेंक दियो। हम मान रहे हैं ना कि आप लोगों के बॉम्ब्स आए हैं, हम क्यों झूठ बोले, आए हैं, बिल्कुल आए हैं। हम ये नहीं मान रहे कि कितने कितने लोग मरे, बिकॉज उसको
हमारी तरफ कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ नहीं, लेकिन एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी। जो सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री थी उसको वायोलेट किया गया था। नॉट लाइक द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें बेसिकली क्रॉस बॉर्डर कुछ भी नहीं हुआ। वो जो स्कर्मिशेस चलती रहती हैं थ्रू आउट, जिसको कहते हैं ना एलओसी हॉट हो गई है, उसी में किसी दिन ज्यादा बॉम्बिंग क्रॉस बॉर्डर शेलिंग करके कराची की सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई। तो वो तो उस टाइम पे भी कहा गया था कि यार एक जाके बम मार के आ जाओ, कहो कि जी आपने किया है ना सर्जिकल स्ट्राइक, आप खुद कह रहे तो अब हम भी करने आए, हम एक्चुअल में जाके मार के आ जाओ। बट हमने नहीं किया, लेकिन इस दफा हुआ था। क्यों? क्योंकि नेशन ऑल्सो सॉ कि यार ये तो वाकई में उनके बॉम्ब्स आए इंडिया के। इन 60 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया है। उस वक्त माइंड में आया कि कोई स्टैंड ऑफ वेपन होगा। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नेक्स्ट डे जब पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया, सो एज कंपेयर टू हाउ इंडियंस डिड इट, वो चीज़ हुई रात में। uh, जिससे पता चलता है कि दे हैड अ क्लू कि यार काफ़ी रेजिस्टेंस मॉर्निंग में मिल सकती है, तो हम रात में जाते हैं ताकि अंडर द कवर ऑफ द नाइट फिर सारा इंस्ट्रूमेंटल वॉरफेयर हो जाता है ना, उसके अंदर देयर माइट बी अ विंडो जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। गुड अप्रोच, अच्छा किया। बट व्हाट वाज वेरी सरप्राइजिंग इज कि नेक्स्ट डे आराम से एयरफोर्स बैठी रही पाकिस्तान की, एंड दे केप्ट ऑन प्लानिंग कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज वी न्यू कि यार ये एक स्टंट था, ये कर दिया गया। बार बार इंडियंस कह रहे थे कि वी कैन गो फॉर अ लिमिटेड स्केल वॉर। सो जब एडवर्सरी ऑलरेडी लिमिटेड बात करें, लिमिटेड स्केल वॉर की, इट मींस ये दोबारा भी अटैक उन्होंने नहीं करना, दे आर गोइंग टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स। नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ। उससे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग इन ब्रॉड डे लाइट पाकिस्तान एयरफोर्स केम इन इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बिल्कुल, वो हमारे पास वीडियो है जिसके अंदर उसको गाइड किया जा रहा है। सो जो ऑफिशियल स्टोरी वो ये कि यार हमने तो जस्ट लाइक इंडिया हम भी बॉर्डर से ही मार के आए हैं, ये हमारी भी ऑफिशियल स्टोरी है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज जो वीडियो दिखाई गई है उस वीडियो के अंदर प्रॉपरली उसको टारगेट किया जा रहा है, वो नजर आ रहा है थ्रू अ पॉड। एंड देन उसके बाद जब स्टैंड ऑफ वेपन फेंका गया है जो कि अगेन चाइनीज ओरिजिन का था, वो स्ट्रेट जा रहा था, फिर उसको लेफ्ट पे स्टेयर कर दिया गया। इसी तरह we don't know that who was flying the Su-30 MKI, but we already had a clue कि we have also shot one Su-30 MKI because out like जो हमारे जो unlike India we already have an operational data link, and उसके ऊपर and then हमारे radars के ऊपर AWACS के ऊपर जो हमारा पूरा radar infrastructure है, उसकी जो combined picture थी उसमें से एकदम से एक चीज ब्लिम्प गायब हो गया। um, किसी एक के रेडार से गायब हो तो मेक सेंस मत, लेकिन वो सब जगहों से गायब हुआ। सो वी हैड अ क्लू कि यार वी एंगेज्ड इट, हमने इसको एक फॉक्स 3 मारा है, ये चीज़ गायब हो गई है, ये किधर गई। सो वी हैड अ क्लू कि यार दिस वाज एन SU-30 MKI, बिकॉज ऑफ कोर्स समझ आ जाती है ना, मतलब पता चल जाता है कि आपके अगेंस्ट कौन से आ रहे हैं। एंड किस तरह पता चलता है? रेडार क्रॉस सेक्शन RCS की बेस पे लगाया जाता है मालूमात कि ये कौन सा जहाज था। सो उसके कुछ देर बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था, सो एन इंडियन जर्नलिस्ट कॉल्ड राहुल कंवल, इसने जनरल परवेज मुशर्रफ को भी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के इंटरव्यू किया था। ही केम ऑन स्क्रीन एंड उसने कहा कि जी एन SU-30 MKI हैज बीन शॉट डाउन। और उसके बाद पाकिस्तान की भी कंफर्मेशन हो गई कि अच्छा, तो जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। सो वी आल्सो सेड कि यार हमने भी SU-30 MKI मारा है। पहले भी हमने कहा था, लेकिन जब राहुल कंवल ने भी आके ये बात कर दी, सो अब ये ड्यूअल वेरिफिकेशन हो गया कि SU-30 MKI भी इन एक्शन गया है। अब वेदर इंडियंस टुडे बिलीव दिस और नॉट, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज मारा कि नहीं मारा, दैट्स जस्ट अ हैपनिंग, दैट्स जस्ट अ ब्लिम्प इन दिस होल 1 hour or 2 hours operation. बॉटम लाइन, लेट्स कम टूवर्ड्स अ बॉटम लाइन कि फिर क्या मतलब इससे हम क्या चीज़ अखज़ कर सकते हैं, हम इससे रिजल्ट क्या ले सकते हैं। रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान वाज नॉट डिटर्ड बाय द कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी, इक्विपमेंट एंड ओवरऑल जो भी इंडिया का थ्रेट था। पाकिस्तान वाज नॉट डिटर्ड। पाकिस्तान अनलाइक इंडिया केम इन ब्रॉड डे लाइट, it attacked, successful, unsuccessful, let's not get into that.
मैं कहूँगा सक्सेसफुल है, इंडियंस कहेंगे पागल हो, डजेंट मैटर. पॉइंट बीइंग, राइट आफ्टर दिस होल स्ट्राइक, अगर कोई ये वॉर इंडिया एस्केलेट करना चाहता है, पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है, तो उसका तरीका ये होता है कि अब हमने कर दिया ना काउंटर, नाउ यू हैव टू कम एंड यू डू द काउंटर, देन वी गो. मतलब ये टिट फॉर टैट इट स्टार्ट्स. इंडिया ने कहा वी डोंट वांट another fight. I'm not saying this. इंडिया ने कहा कि we don't want this fight to escalate and हमने अपना ऑपरेशन करना था, हमने कर दिया. अच्छा, एक और चीज़, इंडियन सेट कि हमने मिलिट्री के खिलाफ नहीं किया, हमने पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ नहीं किया, बल्कि वी अटैक्ड इंसर्जेंट्स, लश्कर तैयबा और वट एवर. ठीक है, सो दे वेंट आफ्टर नॉन सिविलियंस एंड नॉन मिलिट्री टारगेट्स, समथिंग जो पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर नहीं है धब्बा. पाकिस्तान ने ओपनली डिक्लेयर किया कि यस वी वेंट इन एंड वी ट्राइड टू अटैक और वी अटैक्ड. इंडिया कहेगा ट्राइड टू अटैक और हम कहेंगे कि वी अटैक्ड द इंडियन military establishment infrastructure. So that was a declaration of war, and India also said that this is a declaration of war, but we are not getting into war. So what this means is that you stopped, or the Indian side stopped. When the Indian side stopped, तो जो बंदा हथियार डालता है वो रुक जाता है ना. This is the modern way of हथियार डालना. And Sushma Siraj, उस टाइम पे जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी, she also uh, gave a statement that India doesn't want to escalate the war and tensions in between Pakistan and India. So this is something जो कि मैं नहीं, इंडियन जर्नलिस्ट्स, इंडियन पैनलिस्ट्स, वो डिफेंस एनालिस्ट्स जो कि वॉर हिस्टीरिया की पिल्स पे हाई नहीं है, वो जो कि बड़े सीरियस किस्म के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को नोट कर लिया कि हैंग ऑन, वी वेंट in the cover of the night. They came in broad daylight. We attacked or tried to attack or claimed to attack uh, terrorists. They tried to attack or came in and claimed to attack Indian military infrastructure. They declared a war. Yani Pakistan declared a war on India. India says we don't want to fight. This this is the crux of what happened. हम लोग किस में पड़े हुए, स्पाइस फेंका, H4 फेंका, ये फेंका, वो फेंका, ये जहाज थे, वो जहाज थे. The fact of the matter is, India stopped the escalation. India was deterred by the conventional war fighting capabilities. ये एक पॉलिटिकल स्टंट था. जो भी इंडियन कैजुअलिटीज हुई थी पुलवामा में, उन्होंने एक जो उनकी मिलिट्री है वो नहीं, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो रिजीम है, उसके लिए अपकमिंग इलेक्शंस थे, एंड दे वांटेड टू हैव समथिंग जिसको वो अपने सीने पे मार मार के नहीं कहें कि जी हमने ये किया. सो दे वांटेड अ विनिंग चिप, अ ट्रॉफी. एंड देन मोदी सेड अगर हमारे पास राफेल होते, विच इज अगेन वेरी stupid of a statement. Let me tell you why it is stupid. Rafael is just an instrument. It's not something. It's Rafael is not a political will that he lacked, that Modi lacked. अगर ये कांग्रेस होती या कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद ये कंटिन्यू करती, बट मोदी का विजन नहीं है. मोदी का पर्सनल एजेंडा पूरा हो गया कि भाई किसी तरह मैं कुछ शो करूं अपनी आवाम को, वॉर हिस्टेरिया प्रमोट करूं एंड आई गेट माय वोट्स. अदरवाइज 10 साल हो जाएंगे अभी मोदी को कुछ अरसे में, एंड ही wasn't able to take back even a single inch of Kashmir territory. He wasn't able to uh, destroy Pakistan the way he said. The most he could do is कि special status खत्म कर दिया कश्मीर का. He couldn't do any single thing against the Chinese infiltration in Galwan and other sectors. अच्छा, जो lesson पाकिस्तान ने learn किया out of this whole episode is कि now Indian Air Force and military establishment exactly knows what we are capable of. So इस पे हम लोग चुप करके नहीं बैठेंगे and celebrate इतना नहीं करेंगे because they are going to counter it. That's for sure. They will counter it. Uh, Countering it doesn't mean कि जी Rafale का introduction is countering it. Rafale is again just one instrument in this whole machine.
Indians are going to go for an operational data link. They are going to go for much better operational preparedness, एंड वो अपनी वॉर डॉक्ट्राइन के ऊपर, जो डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर प्रॉपर सोचेंगे। इंडिया को क्या लेसन्स लेने चाहिए थे और जो मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने लिए। लेसन नंबर वन, जो नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी मिग 21 ने F-16 को गिराया, जो कि थ्रू आउट जितने भी आउटसाइड ऑफ इंडिया या जो भी विद इन इंडिया भी कुछ ऐसे लॉबीज मौजूद है जो इस नैरेटिव को बेसिकली कबूल नहीं करती, उनका एक लॉजिकल डिडक्शन उन्होंने की और बड़ी ज़बरदस्त है। एंड लेट मी नेम वन पर्सन, क्रिस्टीन फ्लेयर, फेयर्स नॉट फ्लेयर, क्रिस्टीन फेयर। क्रिस्टीन फेयर इज समवन जिसने पाकिस्तान में भी काफ़ी अरसा काम किया है। शी नोज हिंदी, उसे हिंदी आती है, उर्दू आती है, एंड वो बहुत एंटी पाकिस्तान बंदी है। सो लेकिन ये एक बात है कि वो रैशनल भी बहुत है। तो उस बंदी की दो तीन स्टेटमेंट्स इस पूरे पोस्ट बालाकोट स्ट्राइक्स एंड पोस्ट स्विफ्ट रेटोर्ट जो है, उसने एक स्टेटमेंट्स दी थी एक फोरम के ऊपर, जहाँ पे अगेन फोर्स मैगजीन के प्रवीण स्वाने भी थे, क्रिस्टीन फेयर भी थी, और इसके अलावा उस वक्त के जो इंडियन एयरफोर्स के कुछ पर्सनल जो बेसिकली ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे, जो बेसिकली रिटायर हो गए थे। एंड शी सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं बार बार, जबकि पूरी दुनिया आपके क्लेम को रिफ्यूट कर रही है, और उसने बड़ी सख्त बातें भी पाकिस्तान के खिलाफ बोली थी कि आपका पूरा राइट था कि आप पाकिस्तान को बॉम्ब करते, और गालियां भी दी। लेकिन उसने एक काम की बात बोली, उसने कहा कि अगर आप ये बार बार क्लेम करेंगे ना कि बाइसन ने उठ के फाल्कन को गिराया, F-16 को गिराया है, तो बेसिकली होगा ये कि आपके मुल्क में आवाजें उठेंगी कि फिर हमें रफेल की क्या जरूरत है, फिर आप क्यों मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। तो ये पैसा जो आप रफेल के ऊपर इतने बिलियंस लगा रहे हैं, ये आप लोगों के पब्लिक टॉयलेट्स पे लगाएं। जो बेसिकली बहुत लॉजिकल बात है कि अगर आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बाइसेंस मौजूद है, तो आप रशिया के पास जाके वो सस्ते सस्ते मिग 21 क्यों नहीं उठाते। समझ आ रही है शायद अब इस बात से आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि आ, जो भी आप, अगर कोई मुल्क प्रोपेगेंडा भी करता है, तो प्रोपेगेंडा ऐसे करना चाहिए जो प्रोपेगेंडा एक्सेप्टेबल टू दी कॉमन पीपल हो। जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो इंडिया की लॉन्ग टर्म जो नैरेटिव बिल्डिंग है दुनिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, जो भी वो, क्योंकि हमारी जंग तो 1948 ऑनवर्ड्स चल रही है ना। वो पीस टाइम एंड वॉर टाइम अपनी जगह पे, लेकिन वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ग्रे जोन ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ चल रहा होता है। तो उसमें एक जंग का एक पहलू ये भी है कि आप डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इंडिया कितना आइसोलेट करना चाहता है। जब ये ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं कि अभिनंदन बस ये मरने से या लगने से कुछ देर पहले गलती से उसे एक मिसाइल फायर हो गया, जो कि असल में विंग के नीचे लगा हुआ पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन उसने कोई शक्ति थी जो कि फायर हो गई, उसने F-16 मार दिया। इससे क्रेडिबिलिटी जो है ना इंडियन मीडिया की और इंडियन इंस्टीट्यूशंस की, वो इन क्वेश्चन आ जाती है। तो आगे इंडिया, मतलब इट्स नॉट लाइक द एंड फॉर इंडिया, बट इंडिया ने आगे ग्रो करना है। अगर अलिफ लैला और उस तरह की मिथोलॉजीज पे वो ग्रो करना चाहेंगे, तो दुनिया बड़ी बहुत सख्त है। अब देखें, पाकिस्तान थ्रू आउट डबल गेम खेल रहा था अगेंस्ट अमेरिका। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज की हेल्प भी की, कम्युनिकेट भी किया, उनके साथ स्ट्रेटजी में भी हेल्प की, फिर अमेरिकन की भी हेल्प की। ड्यूअल गेम का मतलब ये है कि यार हम बेसिकली रेस लग रही है, दोनों में से जो जीतेगा हम उसके साथ होंगे, हम दोनों को बेसिकली हेल्प करेंगे, हम देखेंगे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो विच इज़ बेसिकली जो गेम का तरीका है वो ये इसी तरह होता है, आप लूजिंग पार्टी पे कभी भी बैट्स नहीं लगाते होते। सो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ड्यूअल गेम खेली। अमेरिका को पता भी चल चुका था और वो थ्रू आउट ब्लेम भी करते थे पाकिस्तान को, और वो चीज़ छुप नहीं सकी। बाद में हमने ओपनली कह दिया ना कि हाँ हमने ये किया था, एक हद तक किया था। इसी तरह जब आप इस तरह के क्लेम्स करेंगे कि हमने F-16 मारा मारा, और वो छुप नहीं सका कि आपने नहीं मारा। और SU-30 जिसकी, SU-30 को तो छोड़ दें, उसके तो पड़ते ही नहीं है ना, वो अगेन डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है कि राहुल कंवल जो था उसको क्या हो गया था,
और फिर ISPR ने कि जी दूसरे पायलट की बात की थी, दूसरा पायलट किधर गया, उसके बारे में जो ओरिजिन स्टोरीज हैं कि वो इसराइल बेस्ड था, उस पे मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज इसराइल बेस्ड अगर वो होता तो वो मिराज में आया होता ना। अब जो पाकिस्तान में भी एक अनऑफिशियल स्टोरी चलती है कि हमने एक मिराज भी मारा था, लेकिन वो भी इंडियन साइड पे गिरा, बट उसका पायलट जो था वो इसराइली था बस उस। लेकिन ये अगेन दीज आर स्टोरीज, आप इस पे यकीन नहीं करते, ऑफिशियल स्टोरीज के ऊपर चलते हैं और ऑफिशियल स्टोरीज की ही बात करते हैं। या एक मुल्क की ऑफिशियल स्टोरी ठीक है, या दोनों मुल्कों की ऑफिशियल स्टोरीज ठीक है, या दोनों की भी ठीक नहीं, और आपने उसमें से ये अखज़ करना है कि आपकी तरफ से कुछ भी नहीं मार के गिराया गया, हमारी तरफ से एक मिग 21 मार के गिराया गया। सो इस तरफ आते हैं। अच्छा जी, बात लंबी हो रही है, नेक्स्ट लेसन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लेसन जो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। जब भी आप वॉर गेमिंग करते हैं, जब आप एक्सरसाइजेस भी करते हैं, तो आप अपने दुश्मन को जितनी भी कैपेबिलिटीज दे सकते हैं आपको देनी होती है, क्योंकि आपकी मिलिट्री को आपने ट्रेन इस तरह से करना है कि भाई यू विल ऑलवेज बी आउटनंबर्ड। आपके आपके अगेंस्ट जो एडवर्सरी है, जो दुश्मन है, उसके पास आपसे ज्यादा बेहतरीन हथियार, ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा क्वालिटी मौजूद है। इतनी मतलब 20% योर चांसेस ऑफ विनिंग और 80% जो है वो दुश्मन के चांसेस ऑफ विनिंग। इस सिनारियो में तुम जीत के दिखाओ तो हम तुम्हें मारेंगे। इस तरह से आपने अपनी मिलिट्री को ट्रेन करना होता है। दैट्स वाई आप कमांडो को बर्गर नहीं खिलाते, आप कमांडोज को मतलब सांप खिलाएंगे, आप उसको हर वो गंद खिलाएंगे जो उसने सर्वाइवल के लिए करना है। जब आप वॉर गेमिंग करते हैं, तो आप दुश्मन की साइड को हैवी करके दिखाते हैं। जो इंडिया करते हुए आ रहा था, मैं इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, बाज़ का मतलब इट 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 फील्स वेरी ऑकवर्ड। मैंने इवन डिस्कवरी चैनल पे भी एक चीज़ देखी है जो अगेन बहुत ही अजीब गरीब टेक्नोलॉजी इन्होंने शो की, कि जी एक स्कैनर है जिसको कहते हैं टेररिस्ट स्कैनर। वो टेररिस्ट स्कैनर इनको दीवार पे लगाते हैं, और इनकी जो भी स्पेशल फोर्सेस है, अब वो इस तरफ से वो एक LED स्क्रीन होती है जिसमें इनको टेररिस्ट रेड कलर में और हॉस्टेज येलो कलर में नजर आ रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन किस तरह कर रहा है ये स्कैनर, ये क्या ये चलो थर्मल इमेजिंग के थ्रू कर रहा है, तो थर्मल इमेजिंग में एक कलर होता है। नहीं, वो थर्मल इमेजिंग के ऊपर फिर अपनी तरफ से उसने टेररिस्ट को भी डिफाइन कर दिया, उसको भी उसने रेड कलर कर दिया है, हॉस्टेज को उसने ब्लू कलर या ग्रीन कलर कर दिया है। टेररिस्ट डिटेक्टर, यार ये क्या मतलब। इस तरह की हरकतों से आप क्या करें कि आप अपने एडवर्सरी को हल्का ले रहे हैं, और अगर आपने हल्का ना लिया होता ना, तो शायद आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती। हल्का लेने की एग्जांपल क्या है, अभिनंदन जो कि एक SU-30 का पायलट था, वो मिग 21 फ्लाई आउट करके निकला, स्क्रैम्बल हुआ है उसने, जो जिस जेट में वो बैठा है वो मिग 21 था। मैंने अपनी आंखों से उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी। मतलब उसकी नहीं, जिस तरह नुमान अली खान जो हमारा एयरफोर्स का जो F-16 पायलट है, जि, जिसने उस दिन एक जहाज भी गिराया था, हसन सिद्दीकी और नुमान अली खान। नुमान अली खान की रेड फ्लैग है कि ब्लू फ्लैग है, कोई US की अ, वो थी एक्सरसाइज थी वहां पे जब लैंड हुआ है, तो वो उससे निकले F-16 से, उसकी भी वीडियो क्लिप्स थे। इस रवि नंदन की भी यही सिग्नेचर मूछें और ये क्लिप्स थे, एंड ही वाज वेरी लाइक प्रॉपर डिबेटर बंदा था। वो बंदा उठ के मिग 21 में एक्टिव हॉट जोन बैटल चल रही है, एयर वॉरफेयर, वो मिग 21 बाइसन में उठ के आ रहा है। दूसरी तरफ JF-17 थंडर्स एंड F-16 ब्लॉक 52s, ब्लॉक 15s, जो कि प्रॉपर मिड लाइफ अपग्रेडेड है। अब एक तरफ ये इन्वेंट्री और उधर से इंडिया मिग 21 भेज रहा है 5। व्हाट ऑन अर्थ वर दे थिंकिंग। स्क्रैम्बल भी हो, कंटीजेंसी प्लानिंग भी हो, इमरजेंसी प्लानिंग भी हो, देयर इज प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। नहीं कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मुझे नजर आए। कंटीजेंसी प्लानिंग मतलब ऑल हेल ब्रेक्स लूज वाली सिचुएशन के, बस ऑल हैंड्स ऑन डेक, जिसको जो मिले दौड़ो। क्या हो गया यार, क्या इस तरह पाकिस्तान ने कोई तबाही मचा दी है, कुछ बॉम्ब ही तो गिराए थे। सो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप अगले साइड को हल्का लेते हैं और आप कुछ भी भेज देते हैं, तो फिर आपका इसी तरह से स्वागत होता है। सो इंडिया की एयरफोर्स ने इस चीज़ को लर्न करना है। जो बार बार हम कहते हैं ना कि रफेल्स आ रहे हैं, अब देखिए रफेल्स आ रहे हैं, वो एक वेपन सिस्टम है।
रफेल आने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब कोई इसके ऊपर ये गया कि बस रफेल आ गए तो हम F-22 भी मार के गिरा देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। रफेल्स आ गए, उनका अपना एक स्पेसिफिक रोल होगा एयर सुपीरियरिटी का। रफेल्स जो है डोमिनेट करेंगे, और रफेल्स के पीछे बाकी जितने भी जो जहाज हैं वो उसके साथ इन कोऑर्डिनेशन चलेंगे। इट्स जस्ट वन सिस्टम इन द ओवरऑल वेपन्स प्लेटफॉर्म दैट यू गाइस हैव। जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर वो एक चीज है, उसी के हिसाब से हमने काउंटर करने के लिए यहाँ पे J-10 खरीदे। दिस डजंट डिफाइन हु इज गोइंग टू विन द वॉर। वॉर विनिंग उस टाइम पे देखी जाती है किसके शॉट लगा, किसने अच्छी तरह से प्लान किया, किसने सरप्राइज दिया, किसने सही अटैक किया। और मतलब ये पूरी जैसे कहती है ना स्ट्रैटेजी, किस तरीके से पैकेज कौन कैसे बना के आया, प्लान किसका अच्छा था, एग्जीक्यूट किसने अच्छा किया, एंड हमेशा लेसन किसने सीखा। जो अब तक मैं देखते हुए आ रहा हूँ इंडियन कमेंट्स के ऊपर, nobody is asking कि यार मिग 21 क्यों भेजा गया, nobody is asking कि why was the operational data link not working there। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि why weren't we able to break the jamming capability of Pakistan। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। और इंस्टेड हो क्या रहा है, हमारे पास S-400 है, इधर से हमारे पास पाकिस्तान में लोग कहते हैं HQ-9 है, उधर से वो कहते हैं कि ये जहाज है, इधर से हम कहते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, ये जहाज है। जबकि ये सब चीजें इममटीरियल हैं। अब आखिरी चीज जो डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जी इंडिया बार बार कहता है कि जी शॉर्ट लाइक लिमिटेड स्केल वॉर, कोल्ड स्टार्ट, क्विक वॉर, स्मॉल बैटल्स। इस तरह नहीं होता इस दुनिया में, कभी भी इस तरह नहीं होता। कोई भी लिमिटेड स्केल वॉर्स नहीं होती। वॉर जब भी होती है, मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि दो मुल्क आमने सामने हैं, दो एडवर्सरीज है, जब भी जंग होती है तो जंग वही मुल्क शुरू करता है जो ये सोचता है, जिसको ये आइडिया होता है कि यार आई कैन dominate this war, I can dominate the skies, I can dominate the land, I can dominate the seas, and I can control this. And by controlling the war, like for example, I can control all these bases जो इंडिया की हैं या पाकिस्तान की हैं, जो भी साइड जिस तरह भी आप सोचते हैं, और मैं इन पोस्ट को टेकअप करता रहूंगा एंड आई बी एबल टू सस्टेन इट, एंड देन मैं खास जो सिटीज हैं उनको पकड़ के मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। मैं लॉस ऑफ लाइफ अपना इतना कंट्रोल में रखूंगा, मैं एनिमी को इतना डैमेज देता रहूंगा, मेरी लाइंस ऑफ सप्लाई इस तरह खुली होंगी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट आती रहेगी। जो ये सब कुछ समझता है वही अटैक करता है, वही एडवर्सरी होता है। सो अगर कोई मुल्क ये सोचता है, इवन अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि हम लोग अटैक कर लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, वापस हम उधर बैठ जाएंगे, तो पाकिस्तान स्टुपिडिटी करेगा, बिकॉज देन इंडिया भी अटैक करेगा। इसी तरह इंडिया अगर ये सोचता है कि पाकिस्तान पे हम अटैक कर लेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, तो ये इंडिया की बेसिकली बेवकूफ़ी है कि वो अगर इस तरह सोचता है। वॉर आपके कंट्रोल में नहीं होती, वॉर वेपन्स से लड़ी नहीं जाती, वरना तालिबान ने अमेरिका को निकाला है मार मार के। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने, क्या कहा था प्यूटन ने, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मुझे उससे कोई इशू नहीं है, वो अपनी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, बट वॉर में गए बगैर ही वो जेलेंस्की को सीधा कर सकता था, बट ही एक्चुअली हैड टू शो हिज पावर। तो उसने कहा हम लिमिटेड ऑपरेशन कर रहे हैं और हम इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि हम उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे। जेलेंस्की के फॉलोअर्स यूक्रेनियन जो थे, जो उसने उनमें अल्ट्रा नेशनलिज्म ठूंसा हुआ था, वो गुरिल्ला फाइटिंग में चले गए, उनके पास टैक्टिकल वेपन्स आ गई सारी की सारी। अमेरिका ने प्रोवाइड की स्टिंगर्स, जैवलिन्स, वो उनके हेलीकॉप्टर्स भी गिरा रहे हैं। अब रशिया अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि रशिया की जो भी सोच थी वो उधर उस तरीके से प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। दे थॉट दैट फायर पावर के थ्रू खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो घिर गए। अब जिस जगह वो जाते हैं उन पे अटैक्स होते हैं। इतने दिन हो गए अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा इसका। कब से मैं सुन रहा हूँ कि कीव जो है वो पकड़ लेंगे, कब्जा हो जाएगा, लेकिन दे आर नॉट एबल टू टेक इट। दिस इज द रियलिटी ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, कि यू कैन अटैक
but you cannot guarantee that you can occupy. बिकॉज आजकल की जंगें वैसी जंगें नहीं होती जिन जगहों में दो आर्मीज दो मिलिट्रीज आमने सामने आती हैं और वो एक दूसरे को जी 1 लाख के ऊपर चढ़ गई। एक के 1 लाख मारे गए, दूसरे के 50,000 मारे गए। जिसके 1 लाख मारे गए वो खत्म हो गए, जिसके 50,000 बच गए उन्होंने जाके वो इलाका कब्जा करके जी और वहां पे शादी करके बच्चे पैदा कर लिए। इस तरह से नहीं होता आजकल। आजकल टेरिटोरियल लिमिट्स आर देयर। यही बात है, यही वजह है कि जो इतनी बड़े क्लेम्स आते हैं कि जी पाकिस्तान की 50% नेवी डिस्ट्रॉय कर दी 71 में, ये हमने ये कर दिया, हमने 65 में वो क्या कहते हैं, वो जो मोदी कहते हैं हेकड़ी निकाल दी। भाई 1 इंच भी तो बॉर्डर मूव किया है कि नहीं? लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म क्यों नहीं हुई? ये बॉर्डर क्यों नहीं खत्म हुआ? इफ यू वॉन द वॉर देन बॉर्डर खत्म हो जाता ना। यू couldn't विन द वॉर। इन माय ओपिनियन 65 की वॉर हमने जीती थी, बट शेखर गुप्ता सेज कि इट वाज अ स्टेलमेट। सो वट एवर वी से, मैं कहता हूँ ये वो कहता हूँ, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द बॉर्डर इज स्टिल देयर। द बॉर्डर इज स्टिल देयर। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट द बॉर्डर इन कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक सीज फायर लाइन है। तो अगर कुछ जंग हम में से किसी ने भी जीती है, अगर आपने जीती है, तो आपकी आपकी बकौल आपने जीत ली। हम तो कहते हैं जी हमने अटैक किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, सर्वाइवल पे आ गया, हमने सर्वाइव कर लिया, अपने से 3 गुना आर्मी को वापस जाने पे मजबूर किया, एयरफोर्स को उनको डिनाई कर दिया। 120 हमारा फिगर है, इंडिपेंडेंट कुछ सोर्सेज इससे थोड़ा सा कम बताते हैं। इंडिया का भी फिगर एयर लॉसेस में पाकिस्तान के मुकाबले में उनके नज़दीक उनका फिगर ज़्यादा है। सो हम इस बेसिस पे कहते हैं कि 3 टाइम्स बिगर ऑपोजिशन को हमने मुल्क अपने हाथ से जाने नहीं दिया, उनके हाथ में प्लेट में होने नहीं दिया। वो नाश्ता नहीं कर सके लाहौर में। एंड दे हैड टू गेट बैक, दे हैड टू गो बैक, एंड देन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज भी हुआ। सो वॉर ऑब्जेक्टिव चूंकि चेंज हो चुका था, सो वी से कि हमने वो जंग जीत ली। पॉइंट बीइंग, नोबडी विन्स अ वॉर इन मॉडर्न वॉरफेयर। हम सिर्फ एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इट वुड बी रियली गुड कि हम लोग फ्यूचर को देख के चलें। और फ्यूचर इज नॉट लाइक दिस कि जी इधर भी बिलियंस लग रहे हैं आर्मी पे, उधर भी लग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वॉर हिस्टीरिया दोनों ममालिक के अंदर थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। पाकिस्तान में कहते हैं कि बहुत ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। मैं रहता हूँ ना, हम पाकिस्तानी हूँ, मैं बैठा हूँ और मैं तो उस एरिया में हूँ जहाँ पे जी ये सारे धमाके भी हुए, सारी जंगें भी हुई। यहाँ पे दुनिया मतलब पेशावर वाज कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस कि यहाँ पे कोई वॉर हिस्टीरिया नहीं है। The only problem is Kashmir. If we ever are able to resolve this in a matter जिसपे दोनों ममालिक की, दोनों countries की national security, national interests and जो national गैरत है, honor है, वो disturb ना हो, then the prospects are open. But until then, I don't see any hopes of peace between the two countries. टॉपिक थोड़ा लंबा था, बट इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करते, ताकि काफ़ी इस किस्म की बातें जो आ जाती हैं जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने ये करा दिया, हेकड़ी निकाल दी पाकिस्तान की। कोई हेकड़ी नहीं निकाली किसी ने पाकिस्तान की। इन फैक्ट you people said कि we don't want to escalate the war. You said that this was a war declaration, an act of war against India, but we don't want to go into war. So in old school पुरानी जंगों का तरीक जो लैंग्वेज है, this is हथियार डालना या cease fire. We don't want to fight. That's kind of accepting a defeat. But again, different जो जिस मुल्क से सुन रहा है वो अपने मुल्क के नैरेटिव पे सोचेगा. Let's not start a fight in comments. Thank you for all the support जो मुझे मिली है इस चैनल पे. We have माशाल्लाह crossed up to like 500 followers. एंड फरवरी में मैंने ये 26 था कि 28 था फर्स्ट वीडियो लगाई, एंड देन आई फॉरगॉट। और फिर मैंने मार्च में कि जनवरी में मैंने लगाई, बट फर्स्ट 15 डेज तो मुझे याद भी नहीं था कि फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद आहिस्ता 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 शुरू किया विदाउट एनी सोशल मीडिया, प्रॉपर सोशल मीडिया सपोर्ट, जो मैंने स्टार्ट में थोड़ी की छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी ही बार बार सुनने से, बार बार कंटेंट देखने से, दिस चैनल इज ग्रोइंग टू फास्ट फॉर मी टू हैंडल।
Thank you so much for all the good comments, for all the support. Um, Thank you for the bad comments as well. At least you guys are taking interest. इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं परसों. रमज़ान है तो बड़े awkward टाइमिंग्स में रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती हैं तो थोड़ा बहुत schedule डिस्टर्ब हो सकता है. Thank you जी. Do like the video, subscribe the channel. Have a nice day. Assalamu alaikum.